हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सिटी। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और सबकी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए एकदम टॉप लेवल क्वेश्चंस, जो केवल एनटीपीसी के लिए नहीं बल्कि एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और आपके जितने भी ये मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा मॉडरेट टू हाई है, क्योंकि जो मैक्सिमम लर्निंग होती है वो इन्हीं क्वेश्चन से मिलती है। इजी क्वेश्चंस करने में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन वो हमें कुछ सिखाते नहीं है, उनसे हमें कुछ लर्निंग नहीं मिलती। इसलिए आज इन क्वेश्चंस के थ्रू आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि मैंने ओनली वही क्वेश्चन उठाए हैं जो एग्ज़ाम में सबसे कम स्टूडेंट ने एकदम राइट अटेम्प्ट किए थे। तो आज हम देखेंगे कि अगर ऐसा टफ या मॉडरेट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको उसे किस तरह टैकल करना है, आपको क्या अप्रोच रखनी है, वो सब हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो आज का लेक्चर थोड़ा हैवी होने वाला है। अगर आप कहाँ भी या कहीं भी थोड़ा सैचुरेटेड फील करते हैं तो बीच में थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं और ब्रेक के बाद वापस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, माध्य और बहुलक का गुणनफल 24 है तथा माध्यिका और माध्य का गुणनफल 32 है। यदि माध्य माध्यिका का 3 गुना और बहुलक के वर्गों के योगफल का वर्गमूल इतना है तो अंडर रूट ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम वैल्यू लिख लें। माध्य और बहुलक का गुणनफल 24 है। माध्य को मैंने लिख लिया m, बहुलक को मैंने लिख लिया b। कितना हो गया? 24। माध्यिका और माध्य का गुणनफल 32 है। माध्य को लिख लिया m, माध्यिका को लिख लिया k। कितना हो गया? 32। तो क्या हमें कोई ऐसा फॉर्मूला पता है जो इन तीनों में रिलेशन बताए? बिल्कुल पता है। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू मीन। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर हम यहाँ से b की वैल्यू निकालें तो b इज इक्वल टू 24/m और माध्य का मतलब k इज इक्वल टू 32/m। अब मैं ये दोनों टर्म को m में कन्वर्ट कर लिया ताकि मैं यहाँ से एक पर्टिकुलर m की वैल्यू निकाल सकूँ। तो b की जगह रख दूँ मैं 24/m इज इक्वल टू 3 इंटू 32/m माइनस 2m। ये 2m इधर ले आऊँ प्लस हो जाएगा, 24/m इधर ले जाऊँगा माइनस हो जाएगा। तो 2m इज इक्वल टू 96/m माइनस 24/m। यहाँ से m एलसीएम आ जाएगा, तो 2m इज इक्वल टू 32/m। m की मल्टीप्लाई इधर जाएगी और 2 से 32 गया, सॉरी 72। हाँ, तो 2 से 72 गया 36 टाइम्स। तो m कितना आ गया? m स्क्वायर इज इक्वल टू 32। m आ गया आपका 6। ठीक, अगर m आपका 6 है तो b यहाँ से कितना आ जाएगा? 6 चौक 24, b आ गया। b 4 है तो k कितना होगा? 32/m हो गया। m की वैल्यू हो गई 6, तो k हो गया 16/3। ये तीनों चीज़ों की हमारी इंडिविजुअल वैल्यू आ गई। अब हमें क्या दिया है? यदि माध्य माध्यिका का 3 गुना और बहुलक के वर्गों के योगफल का वर्गमूल। माध्य हमारा 6, माध्यिका का 3 गुना, इसका k का 3 गुना अगर मल्टीप्लाई 3 से करें तो 3 से 3 कट गया 16। फिर बहुलक कितना आ गया? 4। इनके वर्गों के योगफल का वर्गमूल। इसका स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर 256 और इसका स्क्वायर 16। कितना आ गया जोड़ के? 6 18 का 88 लगा 1, 25 और 1 26, 3 29 और 1 30, 308 आ गया इसका वर्गमूल। अब इसका अगर हम वर्गमूल निकाल ले तो रूट लगा दे इस पे, क्या फैक्टर हो जाएंगे इसके? अगर मैंने इस पे रूट लगाया तो फैक्टर इसके फैक्टर होंगे 8 और 3 11 से कट रहा है 11 इंटू 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, या फिर 11 इंटू 4 इंटू 7। ठीक है, 4 बाहर आ जाएगा तो 2 इंटू 11 इंटू 7। इसकी वैल्यू हमें क्या दी है क्वेश्चन में?
ए इंटू अंडर रूट में वी इंटू 11, ए रूट में बी इंटू 11। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ए की जगह ये 2 आ गया, यहाँ पे ये आ गया 2, 11 की जगह 11 आ गया, और बी की जगह क्या क्या आ गया 7। तो ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 7, हमारी दोनों वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अंडर रूट में ए प्लस बी। अंडर रूट में ए प्लस बी मतलब 7 प्लस 2 कितना हो गया 9, और रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है 3। ये आ गया हमारा आंसर 3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को एग्जाम में टैकल करना था। और आपको एक बात और बता दूं, ओनली 4%, ये मैं नहीं बोल रहा, ये डेटा बोल रहा है जो रैंक मित्रा ने मुझे दिया है, कि ओनली 4% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को एग्जाम में राइट किया है। मतलब 96% बच्चे इस तरह से एग्जाम में नहीं सोच पाए। हालांकि आप इसमें देखेंगे कि कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं था, अगर सिर्फ आपको एक ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए था। अगर आपको ये फॉर्मूला पता था तो आप ये सवाल आराम से बनाकर ले जा सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक व्यक्ति को 18 घंटे में 168 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ठीक है, यदि वह इस दूरी के 2/3 भाग को कुल 4/6 समय में तय कर सकता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं। तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। अब आप देखो, शेष दूरी कितनी होगी, उसने 2/3 भाग को तय कर लिया, तो कितनी दूरी बचेगी 1/3। तो 168 इंटू 1/3, 3×5 = 15, 3×4 = 18, ये बची रिमेनिंग डिस्टेंस। शेष समय में तय करना, कितना समय बचा, 2/3 समय में उसने पहले ही तय कर लिया, तो समय बचा 1/3। 18 इंटू 1/3, कितना टाइम बचा 6, 6 आवर्स बचे। और 56 के डिस्टेंस को 6 आवर्स में तय करना है, तो कितनी स्पीड होनी चाहिए, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना हो जाएगा 56/6 या फिर 28/3। तो कितना आ गया 3×9 = 27, 9.33, ये आ गया आपका आंसर। इस क्वेश्चन के एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया तो 9.3 ऑप्शन में नहीं था, इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत था एग्जाम में, ये मार्क्स टू ऑल होगा एग्जाम में। हालांकि मैंने यहाँ पर रख दिया ऑप्शन 9.3। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे एकदम। पी क्यू आर एस एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू एस आर के समांतर है और एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री है। ठीक है, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। समलंब कैसा होता है ऐसा होता है समलंब। ठीक है, ये हो गई इसके पहले। ठीक है, पी क्यू एस आर के समांतर है, पी क्यू आर एस, ये इसके पैरेलल हो गई। एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60, ये हो गया 60। आर को केंद्र मानकर और आर क्यू को त्रिज्या मानकर एक चाप क्यू ए बी खींचा जाता है जो एस आर को बिंदु बी पर काटता है। आर क्यू को त्रिज्या मानना है, एक चाप क्यू ए बी खींचना है, ये खींचती है चाप जो एस आर को बी पर काट दिया। क्यू हो गया, बी हो गया, ए हो गया, मान लो यहाँ पे ये चाप हो गई क्यू ए बी। ठीक, यदि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू 14, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू 14। अब आप देखो, ये क्या इस चाप की रेडियस हो गई, इसको ही तो त्रिज्या माना था, ये 14 हो गई। अगर ये 14 हो गई तो ये भी 14 हो जाएगी, क्योंकि ये भी तो रेडियस ही हो गई ना, ये 14 है तो ये भी 14 है। ठीक, और एस बी इज इक्वल टू 8, एस बी आ गया 8। तो क्षेत्र पी क्यू ए बी एस पी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये है कहाँ, पी क्यू ए बी एस पी, पी क्यू ए बी एस पी, इतने एरिया का हमें क्षेत्रफल बताना है। ठीक, अब इतने एरिया का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जब हम इस पूरे समलंब चतुर्भुज का एरिया निकालें और उसमें से इस वाले पोर्शन का एरिया घटा दें, तो हमें इतने एरिया का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब कैसे निकालेंगे, अगर इसके हम कंप्लीट एरिया की बात करें तो क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, जिसको मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी, इंटू हाइट। अब देखो, इस वाली पैरेलल साइड की हाइट 14, इस वाली पैरेलल साइड की हाइट कितने हो गए, 14 + 8 = 22। अब क्या चाहिए हमें, हाइट।
हाइट कहाँ से मिलेगी? अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ ऐसे 90 डिग्री मिला दूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको 90 डिग्री मिला दिया, तो आप देखेंगे ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, तो क्या ये एंगल 30 नहीं हो जाएगा? ठीक है, ये वाला एंगल हो जाएगा 30। तो ये क्या ऐसे करके एक ट्रायंगल नहीं बन गया? ये हो गया 90, 30, 60 और ये साइड हो गया 40। अगर आपको सीधा आपने हाइट एंड डिस्टेंस किया है तो सीधा पता होगा कि साइड्स का रेशियो क्या होता है 30, 60, 90 में 1/√3। ठीक है, आप देखेंगे 2 के सामने अगर 14 है तो 1 के सामने ये 1 वाली साइड कितनी होगी 7, और √3 वाली साइड कितनी होगी 7√3। ठीक है, अगर आपको ऐसे आता है तो ऐसे भी ठीक है, नहीं आता है तो यहाँ से आप tan 30 लगाना। हाँ, यहाँ से sin 30 लगाना, और मैं बता ही देता हूँ, sin 30 डिग्री इज इक्वल टू P/H। ये P है, कितना होगा P पता ही नहीं हमें, तो इसको लिख देंगे x, और h कितना होगा 14, तो यहाँ से लगेगा 1/2 इज इक्वल टू x/14। ये इससे कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, ये आ गई 7। ठीक है, सेम अगर यहाँ पे आप कोस लगाएंगे तो फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी 7√3। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते थे आप इस हाइट को। तो हाइट कितनी आ गई हमारी 7√3। तो ओवरऑल एरिया कितना आ गया हमारा 1/2 इंटू A+B, मतलब 22 + 14 कितना होता है 36 इंटू 7√3। ठीक है, 2 से 36 गया 18वां, 18 सत्ते 126√3। ये आ गया टोटल हमारे ट्रेपेजियम का एरिया। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इस चाप का एरिया। चाप का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल, जो अगर वृत्त के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला जो होता है, जैसे 22/7 इंटू r² इंटू इसके आगे θ/360 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाता है चाप का एरिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ से हम चाप का एरिया निकाल लेते हैं, कितना होगा, वैल्यू रख लेते हैं डायरेक्ट 22/7। रेडियस कितनी होगी? रेडियस होगी हमारी 14। ठीक है, शुरू में हमने फाइंड की थी 14 × 14 इंटू एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, 16/360। ठीक है, 7 से 14 गया 2 बार, ये इससे गया 6 बार, और 2 से 6 गया 3 बार। ठीक है, तो हमारा कितना बचा? अब हमें 14 की मल्टीप्लाई 22 से करनी है, तो 14 दूनी 28 और 2 30, 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 और 2 30, 308/3। ठीक है, इतना आ गया हमारे इसका एरिया। इसको करते हैं, इसको एक स्टेप और आगे सोल्व कर लेते हैं। 126.1 इंटू 1.73। हाँ, यहाँ पे दिया मैं √3 की वैल्यू 1.732, लेकिन हम खाली 1.73 ही रख लेते हैं इसको। ठीक है, 17 छक्का 102, हासिल लगे 10, 17 दूनी 34 और 10, 44 का 4, हासिल लगे 4, 17 और 4 21, कितना आ गया 214। ठीक है, ये याद रखना हमने वैल्यू अप्रोक्स ली है, 1.732 नहीं लिया हमने, हमने 1.700 ले लिया, इस जीरो को हटा दिया तो 1.7 बचा। हम इससे इसको डिवाइड करें तो कितना आ गया, लगभग लगभग कितना आ गया 102। ठीक है, ये आ गया 102। अब हम इस एरिया में से अगर इसका एरिया घटा दें तो क्या ये वाला एरिया नहीं आ जाएगा हमारा जो हमें निकालना है? बिल्कुल। तो 214.2 माइनस 102 कितना आ गया? ये आ गया 2.211, 112.2। लेकिन आप देखेंगे कि हमने ना यहाँ पे √3 की वैल्यू थोड़ी सी कम ली थी, तो जो आंसर होगा इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये जैसे 112 आया है तो आंसर होगा इसका 116। आप यहाँ से परफेक्ट वैल्यू उठाते, यहाँ पे 1.732 उठा के इसकी अगर कंप्लीट मल्टीप्लाई करते और यहाँ पर भी कंप्लीट डिवाइड करते तो आंसर आपका एग्जैक्ट 116 आ जाता। लेकिन एग्ज़ाम में नहीं करना इतना कंप्लीट, ज़्यादा परफेक्शन के पीछे जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। यहीं से अपन आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या करना है और यहाँ पे क्या करना है, और उसी हिसाब से आंसर पे जा सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था जिसको हमने बहुत आराम से कर लिया। उम्मीद है आगे आपके एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से टैकल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
यदि 6 भुजाओं और 5 भुजाओं वाले समबाहुभुज त्रिज्या r वाले वृत्त में अंतःस्थित हैं, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, मान लो इस तरह से एक सर्किल है, ठीक, इस तरह से एक सर्किल है। इसमें क्या है? 6 भुजा वाला, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6 भुजा वाला। अगर आप, ये हो गया सर्किल का सेंटर, 6 भुजाओं वाला है, तो अगर मैं इसको ऐसे मिला दूँ तो हर एक जॉइंट को सर्कल के सेंटर से मिला दिया, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या बन गई है? ये बन गए 6 समबाहु त्रिभुज। और हर एक समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है, आप देखेंगे कि वो सर्किल की रेडियस के बराबर है। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। और एक चीज़ आपको पता है, किसी पॉइंट के चारों ओर एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। हमने उस 360 डिग्री को यहाँ पे कितने पार्ट में बांट दिया? 3 4 5 6, 6 पार्ट में बांट दिया, मतलब हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। तो ये हर एक एंगल 60 डिग्री हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अगर आपने हल्की फुल्की ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक फॉर्मूला पता होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब, एक ट्रायंगल है, एक साइड ए बी और उनके बीच का अगर एंगल दे दिया तो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू ए बी साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। कैसे? यहाँ पे कितने ट्रायंगल है? 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रायंगल है। उनका फॉर्मूला क्या होगा? हाफ इंटू साइड कितनी है? आर, आर दोनों तरफ आर है, तो आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो 6, ये 2 से 6 चला गया 3 बार। ठीक है, कितना हो गया? 3 इंटू आर स्क्वायर इंटू √3/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो कितना आ गया है? 3 √3 आर स्क्वायर बाई 2। ये तो आ गया 6 भुजाओं वाला। ठीक, अगर हम इसी तरह 5 भुजाओं वाला बनाए तो ये तो मिटा दो। ये रहा एक सर्किल, हमने बनाया यहाँ पे 5 भुजाओं वाला, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ये रहा सर्किल का सेंटर। यहाँ पर कितने ट्रायंगल बनेंगे? 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 ट्रायंगल बनेंगे। अब ये 360 डिग्री 5 से डिवाइड होगा, मतलब हर एक एंगल 72 डिग्री का होगा। तो ये भी 72 का, ये भी 72 का, इस तरह सब 72 के होंगे। तो अब इस वाले का एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा, 5 ट्रायंगल है तो 5 इंटू 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन 72 डिग्री। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, 5/2 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे साइन 72 की वैल्यू मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होगी, तो इसकी वैल्यू होती है √10 प्लस 2√5/4। ठीक है, ये कुछ वैल्यू ऐसी होती है जो आपको रटनी पड़ेगी। साइन 18, कोस 36, साइन 15, साइन 75, साइन 72, ये कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो आपको रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 10 प्लस 2√5/4। क्या यहाँ पे कुछ कट सकता है? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं। अब क्या करते हैं, इसका ले लेते हैं रेशियो। रेशियो ले लें, 3√3 r² अपॉन 2 रेशियो 5/2 आर स्क्वायर, रूट में आ गया 10 प्लस 2√5/4। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ये 4 है, इधर जाके 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या बन जाएगा ये? 12√3 रेशियो, ये इधर बचा 5, और ये वाली वैल्यू रूट के अंदर वाली 10 प्लस 2√5। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1। मैक्सिमम बच्चों को ये वैल्यू याद नहीं होगी। जैसे साइन 18 होती है,
क्या होती है, √5 - 1/4, ठीक है। कोस 36 होती है, साइन 15 हो गया, साइन 75। ये कुछ रेयर वैल्यूज़ हैं जो आपको याद करनी चाहिए, क्योंकि इनसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक पैकेजिंग कंपनी को दो आकार के आयताकार बक्सों के लिए कार्डबोर्ड की आवश्यकता है। बड़े बक्से का माप 30 × 25 × 10 है। छोटे बक्से का माप 18 × 12 × 10। ओवरलैप के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 6% अतिरिक्त आवश्यक है। यदि कार्डबोर्ड की लागत 45 रुपये पर 10,000 सेमी स्क्वायर है, तो 400 बड़े बक्सों और 500 छोटे बक्सों को बनाने के लिए आवश्यक कार्डबोर्ड की कुल लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब एक पूरा बक्सा बनाने के लिए कितने कार्डबोर्ड की आवश्यकता होगी, ये कैसे पता चलेगा, या क्या उसका साइज होगा, ये कैसे पता चलेगा। अगर हम एक बक्से का ऐसे करके, कोई भी एक बक्सा होगा ऐसे करके होगा, ठीक है, इस वाले फलक पे भी चाहिए होगा, इस वाले फलक के लिए भी चाहिए होगा, इस वाले फलक के लिए भी, इस वाले के लिए भी, और इसके लिए भी, और इस नीचे के वाले के लिए भी। अगर हमें इन सब चीज़ों का, अगर हमें एक साथ एरिया निकालना होता है तो हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों बक्सों का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना है। ठीक, उसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 × L × B + B × H + L × H। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई का दुगुना। ठीक है, टू से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर ली, L × B 25 से 75 750 प्लस 25 × 2 250 प्लस 300। अब हम इसको जोड़ लें, 700 200 900 50 50 1000 और 300 1300 1300 का गुना 2600। ये आ गया बड़े बक्से का। छोटे बक्से का अगर हम TSA निकाले तो 2 × 18 दूनी 36 और 18 और 3 21 प्लस 12 दाई 120 और 18 दाई 180। तो कितना हो गया ये, 180 और 120 300, 300 और 200 500 और 16 516। 516 का दोगुना कितना हो गया, 1032। ये आ गया छोटे बक्से का टोटल सरफेस एरिया, ये आ गया बड़े बक्से का टोटल सरफेस एरिया। अब उसने बोला है बड़े बक्से कितने बनाने हैं, 400, इसकी मल्टीप्लाई 400 से कर दी। छोटे कितने बनाने हैं, 500, इसकी मल्टीप्लाई 500 से कर दी। उसने बोला है ओवरलैप से बचने के लिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 6% एक्स्ट्रा भी चाहिए, मतलब इसका भी 6% एक्स्ट्रा चाहिए, इसका भी 6% एक्स्ट्रा चाहिए। तो मैं इन दोनों को जोड़ के दोनों का इकट्ठा 6% एक्स्ट्रा निकाल दूँ तो मेरे लिए आसान नहीं हो जाएगा। 26 100 × 400 प्लस 1032 × 500। ठीक है, मैं 100 कॉमन ले लूँ तो 26 चौका 104 00 प्लस 500 में से 100 इधर चला गया, 5 बचा, 32 पंजे 160, 10 पंजे 50 और 51। ठीक है, कितना आ गया, 100 इंटू, ये हो गया 6 0 4 और 1 5, 10 और 5 15, 15,560। ठीक है, अब 15,560 का उसे 6% एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब 100 इंटू 15,560 ये आ गया। इसका भी उसे 6% एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब 106/100 चाहिए। ये बात समझ में आई। आगे क्या बोला है, कार्डबोर्ड की जो लागत है 45 रुपये पर 10,000 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जितना भी आया है इसके हर एक 10,000 सेमी स्क्वायर की वैल्यू 45 है, तो टोटल की कुल लागत कितनी होगी। तो अगर मैं इसे 10,000 से डिवाइड करके इंटू 45 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा डायरेक्ट कि कितनी वैल्यू होगी। भैया एक 10,000 की वैल्यू कितनी है, 45 रुपये है, तो इतने सब की वैल्यू कितनी होगी, इसको 10,000 से डिवाइड करके 45 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कितने जीरो कटेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, और कुछ कटेगा,
9 पंजे 45, 20 पंजे 100, 10 दूनी 20, कितना आ गया 53 दूनी 106। तो यहाँ क्या बचा 1556 इंटू 9 का 7 हासिल लगे 2, 9 पंजे 45 और 2 47, अपोन में बचा एक वो वाला जीरो और एक ये वाला जीरो 100। ठीक है, ये इतना चीज़ हमको सोल्व करनी है। कैसे करेंगे, आपको एग्जाम में कैसे करना है, फटाफट इसको साइड में लिखो 1556 इंटू 477, 742 का 2 हासिल लगे 4, 7 पंजे 35 4, 39 का 9 हासिल लगे 3, डायरेक्ट 15 से करो, 15 सत्ते 105 और 3 108। ठीक, अगला वाला भी 7 है तो सेम उतार लो, 9 4 से करेंगे, 4 से 24 का 4 हासिल लगे 2, 55 दूनी 110 दूनी 220 और 2 222 का 2 हासिल लगे 2, 4 एकम 4 और 2 6, कितना आ गया, कितना आ गया यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 2, 9 2 11 का 1 हासिल लगा 1, 8 4 12, 9 21 और एक हासिल था 22 का 2 हासिल लगे 2, 8 2 10 और 2 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 और एक 3 और एक 4 6 और एक 7, 2 के बाद यहाँ 100 था, 2 के बाद लगा देंगे पॉइंट। ये आया हमारा एकदम एग्जैक्ट आंसर। क्या पूछा है उसने, निकटतम सैकड़े तक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, निकटतम सैकड़े तक बताना है। तो ये 7400 के पास जाता है कि 7500 के पास जाता है, अगर ये 7450 से ऊपर होता है तो 7500 के पास ज़्यादा होता है, ये 7450 से नीचे है तो ये 7400 के पास जाता है। तो निकटतम सैकड़े में क्या आंसर आ गया 7400। मैंने क्वेश्चन बिल्कुल आपको खोल के एक एक चीज़ समझाई है, यहाँ तक कि मल्टीप्लाई भी करके समझाया है। मैं पीछे से याद करके लाता, अप्रोक्स करके आपको बता देता, लेकिन मुझे पता है एग्ज़ाम में आपको इतना तो करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहीं पे करके दिखाया, और दिखाया भी मल्टीप्लाई कैसे की है। ठीक है, तो आपको भी एग्ज़ाम में सेम इसी तरह ही करना है और इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु की बेलनाकार नली दोनों सिरों से खुली है। नदी का बाहरी व्यास 12 सेंटीमीटर, लंबाई 63 सेंटीमीटर है। नली की चौड़ाई हर जगह 0.4 सेंटीमीटर है। नली का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह है वो नली, हाइट कितनी है इसकी 63 सेंटीमीटर, और क्या दिया है बाहरी व्यास 12 सेंटीमीटर है, मतलब त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या होगी 6 सेंटीमीटर, मोटाई 0.4, बाहरी त्रिज्या कितनी होगी 6, और आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी या स्मॉल आर कितनी होगी, अगर इस 6 में से 0.4 घटाएं तो कितना आएगा 5.6 आ गया, ये होगी इसकी आंतरिक त्रिज्या। इस पूरी नली का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, मतलब ये बाहर वाला जो पृष्ठ है, ये अंदर वाला जो पृष्ठ है। ठीक है, और ये इसके दोनों सिरों पे जो गोले बने हैं, इसका और इसका। ठीक है, तो एक तरह से खोखला बेलन हो गया। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बाहर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ दो और अंदर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ दो। पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच, इन दोनों को जोड़ दो, 2 पाई आर कॉमन ले लूँगा, डायरेक्ट वैल्यू भी लिख देता हूँ कॉमन लेने के साथ साथ, एच इंटू 63 होगी एच की वैल्यू, इंटू यहाँ क्या बचेगा आर प्लस आर, कॉमन लेने के बाद आर प्लस आर बचता ना कॉमन लेने के बाद, तो डायरेक्ट जोड़ के लिख दूँ आर प्लस आर 11.6। ठीक है, 7 से 63 गया 9 बार। ठीक है, कितना आ गया आपका, ये आ गया 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 6 हासिल लगे 3, 18 दूनी 36, 37 38 40, 396 इंटू 11.6, इसकी मल्टीप्लाई कर लें, 396 इंटू 116, 6 6 36, 6 हासिल लगे 3, 6 9 54 और 3 57 के साथ हासिल लगे 5, 6 18 और 5 23, फिर आ गया 396 छः 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 12 13 का 3 हासिल लगा 1, 9 3 12 6 18 और 1 19 का 9 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 3 13 2 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, एक के बाद पॉइंट था, एक के बाद आ गया पॉइंट, 4593.6। ये आ गया खाली इतने पोर्शन का एरिया, ये बाहर वाला और अंदर वाला,
इतने पोर्शन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब ये जो ऊपर वाला और नीचे वाला सिरा है, ये इस तरह से है। इसकी कितनी रेडियस है? 5.6। इसकी कितनी रेडियस है? 6। तो अगर मैं इस बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं तो क्या ये एरिया आ जाएगा? ठीक। और नीचे भी सेम ही है, तो अगर मैं ऐसा 2 बार कर दूं तो दोनों का आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, या स्क्वायर से लिख दें 2 × 22/7। पाई भी कॉमन ले लिया। अब ये क्या बचा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसे बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख दूं, आर प्लस आर और आर माइनस आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, अब आर प्लस आर कितना है? 11.6 इंटू आर माइनस आर कितना है? 0.4। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 22×2 = 44, 44 इंटू 16×4 = 64, 4×1 = 4, क्या आ गया? 4.64/7। इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, 464 इंटू 4, 4×4 = 86, लगा एक, 6×4 = 24 और एक 25 का 5, 80 लगे, 2 4×16 और 2 18, 1856, 6, 6×5 = 11 का एक, 80 लगा एक, 8×5 = 13 और 14 का 4, 80 लगा एक, 18 और 19 और एक 20। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 20416/7। दो के बाद पॉइंट था तो दो के बाद लगा दिया पॉइंट। अब 204 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो 7 से डिवाइड किया मैंने 204 को ओनली, 7×2 = 14, 6 4 7 9 63। ठीक है, अप्रोक्स 29 आ गया। तो ऊपर वाले और नीचे वाले सिरे का क्या रेशियो आ गया? एरिया का कितना आ गया जोड़ के? 29। तो वो 29 इसमें जोड़ दूँ? ठीक है, 0.6, 9 3 12 का 2, हासिल लगा एक, 9 और एक 10 और 2 12, ये आ गया यहाँ का 45 का 45। अब आप देखेंगे उसने बोला है कि उत्तर को 5 के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित कीजिए। अब आप देखो ये कितना है? 4522, 4525 भी है ऑप्शन में, सॉरी यहाँ पे 4600 आएगा ना, 9 और 2 11 और एक हासिल 12 का 2, हासिल लगा एक, 45 और एक 46। ठीक, 4655 भी ऑप्शन में, 4620 भी है ऑप्शन में। अब देखो ये किसके करीब है? अगर ये जो 22.6 है, ये क्या आधे से ज़्यादा है? 20 और 25 के बीच कितना आएगा? कितना आएगा? 4622.5 आएगा बीच में। तो क्या ये इससे ज़्यादा है? बिल्कुल, इससे 0.1 ज़्यादा है। अगर ये 0.1 ज़्यादा है तो आंसर होगा 4625। अगर ये होता 4622.3 या 4 तो हो जाता आंसर 4620। लेकिन ये इससे ज़्यादा है और हमने यहाँ पे कुछ छोड़ा भी था। मतलब अगर हम पूरा पूरा डिवाइड करते ना 7 से तो थोड़ा सा और ज़्यादा चला जाता है, तो 4625 की तरफ ही जाता। इसीलिए मैक्सिमम बच्चों का क्वेश्चन ये गलत हुआ होगा, बहुत ही कम बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया था। यहाँ पर आपकी सारी कैलकुलेशन फेल हो जाएगी कि आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगा सकते हैं या फिर यूनिट डिजिट से कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आपको एग्जैक्ट आंसर ही निकालना पड़ेगा। यही एकमात्र रास्ता था जो मैंने आपको करके भी दिखाया। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन था, नेक्स्ट करेंगे। हाँ, 14 सेंटीमीटर कोर वाले लकड़ी के घनाकार ब्लॉक के ऊपर सबसे बड़े व्यास का एक अर्धगोला रखा जाता है। इस प्रकार बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये रहा एक लकड़ी का घनाकार बॉक्स, इसके ऊपर रख दिया एक हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर मतलब अर्धगोला। क्या बोला है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? एक पृष्ठ का पूछ रहा हूँ मैं, टोटल इसमें 6 पृष्ठ होते हैं, एक का कितना होगा इसके? 14 × 14। ठीक है, एक जो इसका एक पृष्ठ तो अर्धगोले ने घेर ही लिया, बिल्कुल घेर लिया। तो कितने पृष्ठ बचा अब इसके? 5 पृष्ठ बचे। तो 5 पृष्ठ का कितना होगा? 14×5 = 70 और 14×7
980। ठीक है, 5 पृष्ठ का हो गया 980। ऊपर से क्या आ गया, हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, सबको पता होगा फॉर्मूला, 2 पाई r स्क्वायर। निकाल लें, 2 × 22/7 इंटू रेडियस क्या होगी, हेमिस्फेयर बिल्कुल इसमें इस तरह से रखा है, इस तरह से लिखा है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 14, जो इसकी साइड है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी हेमिस्फेयर की, 7 हो जाएगी, इसकी आधी, 7 × 7। ठीक है, 44 × 7 आ गया, 7 चौक 28 का 8, हासिल लगे 2, 7 चौक 28 और 2 30, ये आ गया। 308 इसमें जोड़ देंगे, 308 जोड़ देंगे, लेकिन एक चीज इस सवाल में कैच है, ध्यान रखना, जब हेमिस्फेयर इसके ऊपर रखा तो क्या ये वाला एरिया नहीं बच गया, ये वाला, ये वाला एरिया भी तो बच गया। बिल्कुल एग्जैक्ट कवर थोड़ी कर लेगा हेमिस्फेयर इसको, भाई इस वाले एरिया का कौन निकालेगा, क्षेत्रफल कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, इस पूरे फलक का क्षेत्रफल कितना है, 14 × 14 196, माइनस इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, πr² या 22/7 × 7 × 7, 7 से 7 गया, 22×7 114, 6 में से 4 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 42, मतलब इन चारों कोनों का कितना आ गया क्षेत्रफल, 42। 42 इसमें और जोड़ देंगे, ठीक है, 8 2 10 का 0, हासिल लगा 1, 8 4 12 और 1 13 का 3, हासिल लगा 1, 9 3 12 और 1 13, 1330, ये आया आपका आंसर। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा था कि इन चारों कोनों का भी तो हमें क्षेत्रफल निकालना था, तो वो चारों कोनों का क्षेत्रफल निकाल के हमने इसमें जोड़ दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल पंचभुज के शीर्ष में क्रम में 0060837404 है, पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसी भी आकृति देते हैं या कैसा भी आपको डिजाइन देते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स देके अगर उस डिजाइन का आपसे एरिया पूछ ले, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, सबसे आसान तरीका यही है कि कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिख लो, 006083, ये क्या है 4704। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाले थे उसको रिपीट कर लो, 00। ठीक, लिख लिए सारे कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे लिखो 1/2, ठीक, ब्रैकेट लगाया, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले 0 0 से 0 आ गया, प्लस 6×3 = 18, प्लस 8×7 = 56, प्लस 4×4 = 16, प्लस 0, ये आ गया 0, ब्रैकेट बंद, माइनस। अब इसको यहाँ से देखो, अब इधर वालों की मल्टीप्लाई करो, 6 0 0, प्लस 0 से 8 की 0, प्लस 3 से 4 किया 12, प्लस 7 से 0 को किया 0, 4 से 0 को किया 0। ठीक, इसको सोल्व कर लें, 1/2, ये आ गया 56 और 16, 56 और 6 62 10 72, 72 और 18 90, 90 माइनस यहाँ से कितना आ गया 12, तो कितना आ गया, हाफ इंटू 90 में से 12 गए 78, 2 से 78 कितनी बार जाएगा 39। ये सबसे सिंपल इजीएस्ट तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को करने का। हमें नहीं पता उत्तल क्या है, पंचभुज क्या है, हमें कोऑर्डिनेट्स दिए, हमसे एरिया पूछा था, हमें खाली मेथड पता था किस तरह से निकालते हैं, हमने सीधा निकाल दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोल रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को 3 परस्पर लंबवत व्यासीय तलों से काटकर 6 बराबर भाग बनाए जाते हैं, इस प्रकार प्राप्त सभी टुकड़ों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहली बात, अगर आपको किसी भी गोले में लंबवत 3 परस्पर कट लगाने हैं तो लंबवत इसी तरह लग सकते हैं कि एक इधर से लगाया, एक ये इधर से लगाया और एक बीच से लगाया। ठीक, लेकिन आपने अगर इस तरह से कट लगाए तो बराबर भाग 6 नहीं बचेंगे, बराबर भाग कितने बचेंगे 8। ठीक, सेम ऐसा ही क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2025 में पूछा गया था, लेकिन वहाँ पर 8 दिया था, यहाँ पर सवाल में गड़बड़ है, इसको एग्जाम में 6 दिया है 8। दूसरी चीज़,
आपको 6 पार्ट में डिवाइड करना भी है 3 कट में। 1, 2, 3, ये 3 कट लगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। लेकिन अब ये कट लंबवत नहीं होंगे। लंबवत क्यों नहीं होंगे भाई? ये सीधा था, ये भी सीधा था, ये 90 डिग्री हो गया भाई, यहाँ पे लंबवत हो गए। लेकिन ये वाला कट लंबवत नहीं है, इस वाले कट ने हिसाब गड़बड़ कर दिया। ठीक, तो एक ही बात सच हो सकती है, या तो आप 3 कट लगाओ, वो लंबवत हो तो 8 पार्ट में डिवाइड होगा, या फिर आप 3 कट ऐसे लगाओ जो लंबवत हो, फिर 8 पार्ट में डिवाइड होगा। मतलब जो भी आप समझ गए ना। ठीक है, अब इसको करने का सिंपल फॉर्मूला क्या है? अगर आपको डायरेक्ट याद करना है तो याद कर लो 10 पाई r स्क्वायर। डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। कैसे आया वो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे इस पूरा गोला है, पहले तो पूरा गोला है, पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, प्लस अब हमने इसको काट दिया। अब एक पार्ट निकाल लो, इस पार्ट को इमेजिन करो, ये ऐसे करके नहीं होगा, इस तरह से चाप नहीं होगी, ये होगी रेडियस 14, 14, ये एंगल होगा 90 डिग्री। तो ये वाला एक इधर होगा, यही एक इधर होगा, यही एक इधर होगा। ठीक है भाई, ऐसे ऐसे कितने हिस्से हो गए? 8 हिस्से। तो 8 हिस्से ऐसे हो गए इंटू, ये क्या हो गया? एक तरह से सेक्टर ही तो हो गया है। सेक्टर मतलब त्रिज्याखंड। कितना इसका एरिया कैसे निकालते हैं? पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360। तो यहाँ पे लिखो पाई इंटू r स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। थीटा कितना है? 90 अपॉन 360 इंटू एक ही हिस्से के ये कितनी तरफ है? 3 तरफ है। मान लो ये हिस्सा है, एक तरफ ये हो गया हरा, एक तरफ इधर होगा, एक तरफ इधर होगा, तो ये तीनों तरफ होगा, तो ये आ गया 3। ठीक है, कितना आ गया? 9 चौक 36, 4 से 8 गया 2 बार, 2 तिया 6, तो 4 पाई r स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6 पाई r स्क्वायर कितना आ गया? 10 पाई r स्क्वायर। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ट्रेंड में है, तो आप इसको सीधा याद भी कर सकते थे, 10 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 10 पाई r स्क्वायर को सोल्व करें तो 10 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। ठीक, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 की मल्टीप्लाई अगर हम 22 से करें तो मन मन में सोचो, 28 की मल्टीप्लाई 22 से किया तो 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, ऐसे करके लिख लिया। 6, 6, 5, 11 का कहाँ से लगाए? 616, और एक जीरो है तो जीरो का जीरो आगे लगा देंगे। 616 के आगे आ गया जीरो। आंसर आ गया आपका 6160। ये आ गया आपका आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, यदि संचयी बारंबारता 45 है तो दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। पहली चीज, यदि संचयी बारंबारता 45 है, 45 संचयी बारंबारता क्या होती है? सारी बारंबारताओं या सारी फ्रेक्वेंसी का एक तरह से योग होती है। ठीक है, तो अगर हम सबका देखें तो कितनी है? ये होगी 10, 10 और 11 कितनी हो गई? 21, 21 और 11 कितनी हो गई? 32, और ये टोटल कितनी है? 45, 45 में से 32 गए 13, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई शुरू में? 13। अब लिखते हैं इनकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी या फिर संचयी बारंबारता। 10, 10 और 11 21, 21 और 13 34, 34 और 11 45। ठीक है, आंकड़ों की माध्यिका हमें निकालनी है। माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, एल मतलब ये 45 है, 45 को डिवाइड किया अगर हमने 2 से, कितना है? 20.22.5। ये 22.5 कहाँ लाई करेगा? या भाई यहाँ तो 21 तक है, 21 के बाद वाली सारी चीज़ें इसमें आ गई 34 तक, तो 22.5 यहाँ पे लाई करेगा, 22.5। ठीक है, ये हो गई हमारे मीडियन मीडियन वाला भाग हमारा ये हो गया। ठीक है, अब इसका देखेंगे एल। एल कितना हो जाएगा हमारा? ये वाला 21, शुरू वाला पद, एल प्लस n/2। n/2 कितना है हमारा? सीधा लिख दो 22.5 माइनस सी। सी कितना हो जाएगा? सी क्या होता है हमारा? जिस क्लास में हमारी मीडियन आई है उससे जस्ट पिछली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये होती है हमारा सी। ये आगे सी
अपॉन एफ। इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 13 इंटू एच कितना है क्लास इंटरवल मतलब कितने का डिफरेंस चल रहा है 10 का 10 10 10 कितना आ गया 10। ठीक, इसको सोल्व कर लेंगे। 21 प्लस 22.5 में से 21 के 1.5 1.5 इंटू 10 बराबर 15/13। ऐसे लिख लूँ 21 प्लस 1 2/13। तो अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 22 सही 2/13। 22 सही 2/13, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रनिंग ट्रैक दो सीधे समांतर खंडों से बना है। ये बना है सीधे समांतर खंड, जिसमें से प्रत्येक 100 मीटर 120 मीटर लंबा है। ये हो गया 120 मीटर, ऐसे ही होता है सेम ऐसे ही हो जाएगा 120 मीटर। दोनों सिरों पर अर्धवृत्ताकार चापों द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर भी ये अर्धवृत्ताकार है इस तरह से, यहाँ पर भी अर्धवृत्ताकार। ट्रैक का आंतरिक परिमाप 504 मीटर है। यदि हर जगह ट्रैक की चौड़ाई लगभग एक समान 18 मीटर है, ये भाई 18 मीटर है। ठीक, तो ट्रैक का बाहरी परिमाप ज्ञात कीजिए। आंतरिक परिमाप कितना है 504। इस 504 में क्या क्या आ गया 120 ये आ गया 120 ये आ गया 240 आ गया। बस आप देखेंगे ये अर्धगोला ये आ गया और एक अर्धगोला ये आ गया। इसका मतलब क्या, ये पूरा ही गोला बन गया। भाई आधा गोला ये है आधा गोला ये है, तो ये पूरा गोला नहीं बन गया, पूरा वृत्त बन गया। और वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr। ठीक है, 240 120 ये आ गया 120 ये आ गया और सिरों का 2πr ये आ गया, टोटल मिला के 504। 504 में से 240 गया तो कितना बचा, तो 2πr इज इक्वल टू 4, 10 में से 4 गए 6, 4 में से 2 गए 2, 264। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 264। 2 से काट दो तो 132, 22 से काट दो तो 6। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 6 सत्ते 42। तो आर हमारा कितना आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू ये हो गई आर, कितनी आ गई 42। फिर ये चौड़ाई हमें कितनी दी है 18। तो मैं बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ तक की 42 और 18 60। तो बड़े वाला ये जो ट्रैक है, ये बड़ा वाला ट्रैक ये वाला, इसके सिरों पर भी तो ये बन रहा है अर्धगोला, बन रहा नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो अब इस वाले अर्धगोले की रेडियस कितनी आ गई 60 डिग्री। ये तो इसी के बराबर और उसकी साइडें तो बराबर ही होंगी, जितनी उसकी साइडें थी उतनी इसकी साइडें हैं, साइडें तो बराबर ही हैं। ठीक है, तो बड़े वाले रेसिंग ट्रैक का परिमाप कितना हो जाएगा 120 प्लस 120 प्लस 2πr। लेकिन यहाँ पे आर क्या है बड़ी है, तो कितना हो गया 240 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी हो गई यहाँ पे 60। ठीक है, 240 इंटू ये कितना हो गया तुम्हारा 22×2 = 44, 44 इंटू 60 44 इंटू 60 कितना हो गया 6×4 = 24 का 4, ऐसे लगे दो 6×4 = 24 हो गया 26। 2640/7 कितना आया 240 प्लस 7×21 तो कितना बचा 5×4 = 7×7 = 49, 5×0 = 7×7 = 49। अप्रोक्स में कितना आया 7, 7×4 = 11 का यहाँ से लगा एक, 3×2 = 5 और 1 6, 617। सबसे अप्रोक्स में क्या है निकटतम दाही तक आएगा तो आंसर क्या आ गया 620। ठीक, आसान सवाल था, आसानी से हो जाता। नेक्स्ट।
यदि दिए गए आंकड़ों का बहुलक 133 सही 2/11 है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब इस बहुलक से हमें एक चीज़ तो पता चल गई, 133 है। 133 किस क्लास में आएगा? इस वाली क्लास में आएगा। इसका मतलब ये वाली हमारी मोड क्लास होगी, मतलब बहुलक क्लास हमारी ये वाली होगी। तो ये क्या हो गया हमारा 14F1। इसके पीछे वाला क्या होता है F0। इसके आगे वाला क्या होता है F2। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि जो बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला होता है L+F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको रटना पड़ेगा। अगर आपने स्टेटिस्टिक्स पढ़ी है तो आपको पता भी होगा। बहुलक कितना है 133, 2/11 इज इक्वल टू एल की वैल्यू क्या हो गई, ये फर्स्ट वाला 130 प्लस F1 माइनस F0, 14 में से 7 गए 7 अपॉन 2F1। 2F1 मतलब 28, 2F1 माइनस F0, 28 में से 7 गए 21 माइनस F2 कितना है x इंटू एच। क्लास इंटरवल एच मतलब क्लास इंटरवल कितना आ रहा है 5, ये आ गया 5। ठीक, 133 2/11 इज इक्वल टू 5 की गुणा इससे कर दो तो 35 आ जाएगा। 130 प्लस 35/21 माइनस एक्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। 130 को इधर ले जाऊँ तो 133 माइनस 130 इज इक्वल टू 2 अपॉन नहीं 35/21 माइनस एक्स माइनस 2/11। तो ये हो गया 3। वापस इधर ले आता हूँ इसको। 2/11 इज इक्वल टू 35/21 माइनस एक्स। 11 थे 33 हो तो 35। 35/11 इज इक्वल टू 35/21 माइनस एक्स। अब आप यहाँ से डायरेक्ट कंपेयर कर लो कि 35 का 35 है, नीचे क्या है 11। यहाँ नीचे 11 लाना है तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए 10। एक्स की वैल्यू 10 होगी तो यहाँ 11 आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट इसको सोल्व करके निकाल भी सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अज्ञात त्रिज्या वाले किसी धातु के गोले को पिघलाकर 64 छोटे गोल गेंद बनाए गए। उन्हें डालने की प्रक्रिया के दौरान कुल धातु का 20% भाग अपशिष्ट के रूप में नष्ट हो जाता है। यदि 64 छोटे गोलों का कुल आयतन क्षय के बाद 10,752 सेंटीमीटर क्यूब है, तो मूल गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई इक्वल टू 3.1। आप देखेंगे कि जो टोटल इनका वॉल्यूम बचा कितना बचा 10,752। कितना नष्ट होने के बाद 20%, मतलब ये 80% की वैल्यू हो गई। तो टोटल कितना था, टोटल इतना था 100% की वैल्यू। ये कितना था, ये बड़े गोले को पिघला कर ही तो बनाया था। तो जब हमने इसको 80% से वापस 100% कर दिया, तो अब क्या ये बड़े गोले के आयतन के बराबर नहीं हो गया 4/3 पाई इंटू r क्यूब। अब क्या ये इसके बराबर नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो हमने डायरेक्ट इसके बराबर रख दिया। 64 गोले ये जो थे इनका यहाँ पे कोई काम ही नहीं, क्योंकि सीधा यहाँ पे दे दिया था आयतन। इसको काट ले, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 2 7, 4 6 24, 3 5, 4 8 32, 4 8 32। इस वाले 4 से काट दिए, 4 6 24, 4 7 28, 4 दूनी 8, 672। इसको 2 से काट दिए, 1.5 से 1 बार कटता है ये कितना बचा 2 3 6, और ये आगे 2 3 6, 336। ठीक है, 3 पंजे 15 इंटू 336, तो 336 इंटू 15। 15 छक्का 90 का 84 लगे 9, 15 45 और 9 54 का 4 80 लगे 5, 45 और 5 50, 5040।
5040 इक्वल टू 1.57 इंटू आर क्यूब। पॉइंट हटाएं, नीचे 2 जीरो बढ़ाए, इन 2 जीरो की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 5040 डिवाइड बाई 157। ठीक है, अब वो 3 बार जाएगा, 3 7 21 का कहाँ से लगे, 2 15 45 तो 47। 504 में से 471 गए, 4 में से 1 गए 3, 50 में 47 गए 3, 330। कितनी बार जाएगा? 2 बार, 157 दूनी 314। कितना बचा? 160। कितनी बार जाएगा? एक बार, 157। अब बचा 3, ऊपर को उतार लिया जीरो, फिर एक जीरो लगा के एक जीरो और उतार लेंगे, मतलब कुछ इतना ही आएगा। 3210 इज इक्वल टू आर क्यूब। आर क्यूब इक्वल टू 3210। उसने क्या बोला है? निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित बताना है। तो ये आर क्यूब की वैल्यू हो गई। आर की वैल्यू कितनी होगी? क्यूब रूट में कितना होगी? 3210। अब आप देखो कि 3200 के पास में कौन सा परफेक्ट क्यूब होता है? कौन सा होता है? 3375। कितने का क्यूब होता है ये? 15 का। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी? 15। 16 का लेके जाएंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 14 का लेंगे बहुत कम हो जाएगा। सबसे परफेक्ट यही आ रहा है इसके पास, तो यही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत के आकार के भूखंड की बीमाएं 240 मीटर इंटू 180 मीटर है। इसके चारों ओर 10 मीटर चौड़ी एक सकरी पट्टी खोदी जाती है और खोदी गई मिट्टी को भूमि पर समान रूप से फैला दिया जाता है, जिससे इसके सतह का स्तर 25 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। पट्टी की गहराई ज्ञात कीजिए। इस तरह से आयताकार भूमि का टुकड़ा है। एक मिनट। ठीक, ये कितना हो गया? 240। ये कितना हो गया? 180। ठीक है, इसकी कितना हो गई? 10 मीटर। अब आप देखेंगे कि इतने हिस्से से जितनी भी मिट्टी खोदी, इतने हिस्से से जो मिट्टी खोदी, इस वाले हिस्से में उसको बिछा दिया मिट्टी को, और इस वाले हिस्से की ओवरऑल जो हाइट थी 10 मीटर बढ़ गई। ठीक है, मतलब इस हिस्से में बिछाई गई मिट्टी का आयतन किसके बराबर होगा? इतने हिस्से से जो खोदी गई उस मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। इतने हिस्से में बिछाई गई मिट्टी का आयतन क्या होगा? 240 इंटू 180 इंटू 10 मीटर। नहीं 10 नहीं, हाइट कितनी दी है? 240 इंटू 180 इंटू कितनी हाइट बढ़ी है? 25 सेंटीमीटर, मतलब 1/4 मीटर। किसके बराबर होगी? इतने हिस्से से जो मिट्टी खोदी गई है। अब इतने हिस्से से कितनी मिट्टी खोदी गई है? आप देखो, इतने हिस्से में खाली ये एक क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया। इतने हिस्से से कितनी मिट्टी खोदी गई होगी, या इतने हिस्से का एरिया कितना है? 240 इंटू 10। ठीक है, सेम इधर भी होगा, 2 इंटू 240 इंटू 10 प्लस ये वाला है। अब आप देखो ये वाला एरिया, ये कितना हो गया? 180 था, 10 ये आ गया 190, 10 ये हो गया 20, मतलब 200। तो ये हो गया 200 इंटू 10 इंटू 2। ठीक है, तो ओवरऑल कितना हो गया? ओवरऑल कितना हो गया? 24 दूनी 48, 4800 प्लस 2 दूनी 4, 4000, मतलब 48, सॉरी 8800 हो गया इसका एरिया। इस ये जो चारों तरफ एक संकरी पट्टी खोदी गई, इसका एरिया होगा 8800। ठीक है, मीटर स्क्वायर।
तो ये जो 8800 मीटर स्क्वायर हो गया, हमें क्या बताना है, इसको कितनी गहराई तक खोदा गया, तो वो भी तो एक तरह से इसकी हाइट हो गई। तो इसकी हाइट हमें निकालनी है, तो हमने इसको रख दिया बराबर। इतने हिस्से पर बिछाई गई मिट्टी का आयतन बराबर इसके चारों तरफ खोदी गई नाली से निकली मिट्टी के आयतन के बराबर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे बस। पहले तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 4 से ये 24 गया 6 बार, और क्या जाएगा, अगर मैं इसको 4 से काट दूँ तो क्या आएगा 22, इसको 4 से काट दूँ तो 18 छक्का 108 को 4 से काट दो तो क्या आएगा 27। एच इज इक्वल टू 27/22, या फिर 1 पॉइंट कितना बचा, 5 बचा, 50 हो गया, 22 दूनी 44, अब कितना बचा, 6 बचा, 60 हो गया, 22 दूनी 44, 22 लगभग 1.23 के समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार पीछे बैक करना, फिर से देखना क्वेश्चन को, आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ, एक चक्रीय चतुर्भुज में भुजाएं ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 14, सी डी इज इक्वल टू 8 और डी ए इज इक्वल टू 12 है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हीरोन्स। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है वो, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक, इसी तरह से इसका एक फॉर्मूला होता है चक्रीय चतुर्भुज का, रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और एस माइनस डी। ठीक, यहाँ पर इसमें यहाँ वाला एस नहीं होता। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। कैसे, एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, मतलब अर्ध परिमाप, सब भुजाओं के योग का आधा। तो पहले हम सबका योग निकाल लें, 10 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 12, 12 8 20, 20 और 10 30, 30 और 14 44, 44 का आधा कितना हो गया 22। अब एरिया निकाल लें इसका, पहले क्या करें, 22 माइनस ए, मतलब 22 में से 10 गए कितने बचे 12, 22 में से 14 गए बचे 8, 22 में से 8 गए बचे कितने बचे, 22 में से 8 गए 14, और 22 में से 12 गए तो कितना बचा 10। ठीक, अब इसको तोड़ के लिख लेते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 14 को लिखे तो 7 इंटू 2, 10 को लिखे तो 5 इंटू 2। ठीक, यहाँ पे जितने अंदर स्क्वायर बन रहे हैं उनको बाहर ले लेते हैं, एक 4 का 2 आ गया, इस 4 का 2 आ गया, एक 2 और एक 2, ये वाला एक 2 आ गया बाहर। ठीक है, अंदर क्या बचा 3 इंटू 7 इंटू 5, और एक ये वाला एक्स्ट्रा 2 बचा अंदर। ठीक, कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, रूट में कितना हो गया 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 सत्ते 21, 210, ये आ गया हमारा आंसर, 8/210। आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल, एक फॉर्मूला पता होता तो आसानी से हो सकता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। चतुर्भुज ए बी सी डी के आकार के एक पार्क में एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू 36 मीटर, बी सी इज इक्वल टू 42 मीटर, सी डी इज इक्वल टू 40 मीटर और ए डी इज इक्वल टू 36 मीटर है। पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले डायग्राम बना लें, यह है पार्क, इस तरह से, यह 90 डिग्री, मतलब ए बी सी डी, एंगल सी 90 डिग्री था तो ये 90 डिग्री हो गया। ऐसे करके एक डायगोनल हमने खींच लिया। ए बी कितना है 36, बी सी कितना है 42, सी डी कितना है 40 और ए डी कितना है 36। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 40 है, 40 है, 42 है। एक ट्रिपलेट क्या होती है 20 21 29, इस ये ट्रिपलेट होती है एक। अगर इसका डबल कर दे तो
40, 42, 58, मतलब एक साइड 40 दूसरी साइड 42 हो तो हाइपोटेनस क्या होता है 58। तो ये कितनी होगी साइड 58। ठीक है, हमसे पूछा है पार्क का क्षेत्रफल। पार्क के क्षेत्रफल के लिए अगर हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल के जोड़ दें तो ओवरऑल पार्क का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखो इसका तो निकालना आसान है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इसका निकाल देंगे। इसका निकालना थोड़ा मुश्किल है। इसका कैसे निकालेंगे, अगर हम एक यहाँ से एक लंब डाल दें यहाँ, तो आप देखेंगे कि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में जो अल्टीट्यूड होता है लंब, क्या वही मीडियन होती है, मतलब वो इसको टू पार्ट में डिवाइड भी करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये जो 58 है ये कितना हो गया 29। अगर हम इसकी हाइट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, हाइपर उससे पाइथागोरस से इसकी हाइट निकाल सकते हैं। कैसे, 36 स्क्वायर माइनस 29 स्क्वायर, ये क्या आ गया। अगर हमें हाइट का स्क्वायर निकालना है तो कैसे करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूँ। 36 और 29 कितने होते हैं 66 में से एक गया 65 इंटू कितना बचा 6 और 7। ठीक, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट 7 × 5 = 35 का 5 हाथ से लगे 3, 7 × 42 और 3 45। h कितना आ गया, अब देखेंगे 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, तो 21 पॉइंट समथिंग मान लो एक मान लिया। हाइट कितनी आ गई 21 पॉइंट समथिंग के समथिंग हाइट आ गई। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब देखो ये आ गया 21 पॉइंट, चलो 2 मान लो 21.2, थोड़ा काटने में आसानी होगी। ठीक है, और भी इसका बेस कितना आ गया 58। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया हाफ 40 इंटू 42, मतलब 2 से 40 गया 20, 42 840। और इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया हाफ इंटू 58 इंटू 21.2, अगर मैं इससे इसको काट दूँ 29। ठीक, 29 दूनी 58 का 8 से लगे 2, 29 का 29, 2 31 का 1 80 लगे 3, 29 दूनी 58 और 3 61, 611.8, 1 4 और 1 5, 8 6 14, 1451.8 के आसपास होगा। तो इसके सबसे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी 1458। हमने थोड़ा सा अप्रोक्स लिया था, इसलिए आंसर भी हमारा थोड़ा सा अप्रोक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 60 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर के आकार वाले एक आयताकार बर्तन में उसकी ऊंचाई का 80% पानी से भरा है। यदि 20 सेंटीमीटर के कोर वाला एक धातु का घन पूरी तरह से उसमें डुबाया जाता है तो पानी का स्तर कितने ऊपर ऊंचा उठ जाएगा। पहली बात तो हमसे पूछा है कि कितना स्तर ऊपर उठेगा, मतलब कितनी हाइट बढ़ेगी। तो अभी पानी से कितना भरा है या कितनी उसकी हाइट है हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है कि कितना ऊपर उठेगा। तो जितना पानी ऊपर उठेगा, इस तरह से इसमें 20 मीटर का टुकड़ा डुबोएंगे तो जितना पानी इसमें ऊपर उठेगा उतना ही इस क्यूब का वॉल्यूम, उतना ही इस क्यूब का वॉल्यूम होगा। ठीक है, पानी उतना ही ऊपर उठेगा हाइट में जितना इस क्यूब का वॉल्यूम होगा। ठीक, कैसे करेंगे, तो करेंगे 60, एक मिनट, हाँ 60 इंटू 45 इंटू एच बराबर कितना वॉल्यूम होगा 20 मीटर कोर वाले धातु का वॉल्यूम कितना होगा 20 इंटू 20, 20 सेंटीमीटर वाले सॉरी। ठीक है, अब जितना इसका वॉल्यूम होगा इतना ही पानी ऊपर उठेगा, हमने बराबर कर दिया दोनों को, बस इसको सोल्व कर लेंगे। 20 थी या 60, 5 चौक 20, 5 9 45, एच इज इक्वल टू 20 चौक 80 अपॉन 9 तिया 27।
आपको पता है 27 या 81 होते हैं, मतलब बिल्कुल 3 के आसपास होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, एकदम आसपास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज ABC में बिंदु डी भुजा BC पर इस प्रकार स्थित है कि 3BD इज इक्वल टू BC है। निम्न में से कौन सा संबंध सही है? बना लेते हैं एक समबाहु। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं एकदम बराबर और तीनों एंगल 60 डिग्री। ठीक है, डी क्या है? BC पर है, ये हो गया डी, इसको ऐसे मिला दिया। ठीक, कि BD का तुगना BC के बराबर है, मतलब BD अपॉन BC 1:3। अगर ये एक है तो ये पूरा कितना होगा? ठीक है, अब क्या करते हैं, निम्न में से कौन सा संबंध सही है? ऐसा करते हैं, इसको दुगना मान लेते हैं, क्यों? हमें आगे कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी होगी। इसको दुगना मानेंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। इसको मान लिया हमने 2, इसको मान लिया हमने 4। अब हम ऊपर से एक मीडियन गिराते हैं, ये आगे मीडियन। समबाहु त्रिभुज में मीडियन भी यही होगी और अल्टीट्यूड भी यही होगा। ठीक है, तो ये मीडियन भी है और इसको 90 डिग्री पे भी करेगी कट। ठीक है, तो आप देखेंगे ये मीडियन है तो इधर और इधर वाला हिस्सा बराबर रहना चाहिए, तो ये मतलब ये वाला हिस्सा 3 हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक तो 2 है ही, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 हो जाएगा। ठीक, ये वाली साइड भी 6 हो जाएगी, ये भी साइड भी 6, और ये तो ओवरऑल 6 हमने शुरू में। ठीक, अब इसने पूछा है AD और AB के बीच में रिलेशन पूछा है। अब कैसे करेंगे? अब आपको पता है ये 90 डिग्री है, ये 6 है, ये 3 है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? 6 36, 36 में से इसका स्क्वायर गया 36 -9, डायरेक्ट पाइथागोरस लगा रहा हूँ, कितना हो गया? √27, मतलब 3√3। ठीक है, तो ये साइड कितनी हो गई? √27 या फिर 3√3। ठीक, अब देखो ये इधर 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री होगी, इधर भी 90 डिग्री होगी, तो ये वाली साइड कितनी होगी? यहाँ इधर से इधर की साइड फिर पाइथागोरस अगर मैं लगा दूँ तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, तो √27 प्लस 1 बराबर √27 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 27 + 1 बराबर 28, और ये आ गया इसका रूट। ठीक है, तो इस ये वाली साइड कितनी होगी? √28। अब इसने पूछा है कौन सा संबंध सही है AD और AB के बीच में। AD और AB का रेशो निकाल लें, AD स्क्वायर ऑन AB स्क्वायर कितना होगा? AD कितना हो गया? √28, √28 का स्क्वायर कितना हो गया? 28, और AB का स्क्वायर कितना हो गया? 6 का स्क्वायर 36, 4 से कट जाएगा, 4 7 28, 4 9 36, 9 की मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर। 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर, पहला ही ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्गाकार आधार और 10 फीट ऊंचाई वाले एक कमरे का आयतन 25,000 फीट क्यूब है। कमरे के चारों कोनों पर 25 फीट स्क्वायर आधार क्षेत्रफल वाले घनकक्ष बने हैं। कमरे के उस क्षेत्रफल की दीवारों और छत को रंगना है। ठीक है, जो इन घन कक्षों से घिरे नहीं है, कितना क्षेत्रफल रखना है? देखो पहली बात तो जितना इसके आधार का क्षेत्रफल होगा तो वही इसकी छत का भी क्षेत्रफल होगा। सही बात है, ठीक है। उसने क्या बोला है? उसने बोला आधार है वर्गाकार, मतलब लंबाई और चौड़ाई उसकी बराबर होगी तभी तो वर्गाकार होगा। मान लिया A स्क्वायर इंटू ऊंचाई कितनी है 10 फीट, ओवरऑल आयतन कितना हो गया 25,000। ठीक, तो A स्क्वायर कितना हो गया 2500, या फिर A कितना हो गया 50। ये बात समझ में आई? अब देखो अगर हम उसकी छत की बात करें तो छत बिल्कुल बेस के बराबर होगी भाई, ये 25 फीट स्क्वायर के ऊपर तक ही होंगे, खड़े होंगे। ये क्या बोल रहे हैं इनको, इन्होंने घन कक्ष 25 फीट स्क्वायर के घन कक्ष ऊपर तक ही होंगे। इसका मतलब इनका एरिया जैसे यहाँ पे रखे हैं तो ये तो काउंट नहीं होगा ना इसमें, इसको तो उसने मना कर दिया। घन कक्षों से घिरा हुआ नहीं होना चाहिए जिस एरिया पे हमें पेंट करना है।
मतलब हमें इतने एरिया पे पेंट करना है, इन पे नहीं करना है। ठीक है, तो अगर हम देखें आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस पूरी शीट के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जिस पे हमें पेंट करना है, 50 × 50। लेकिन 25 का यहाँ रखा है, 20 का यहाँ, 20 का यहाँ, सॉरी, हाँ 25 का यहाँ रखा है, 25 का यहाँ, 25 का यहाँ, 25 का यहाँ, चार रखें 25 के, मतलब 100 इसमें से घटाना पड़ेगा। 2500 माइनस 100 बराबर 2400। 2400 तो हो गया छत का एरिया जो हमें पेंट कराना है। और अभी इस पर क्या होगा, इस पर दीवार खड़ी होंगी। ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की साइड कितनी थी, 50 थी। यहाँ से लेकर यहाँ तक की साइड कितनी थी, 50 थी। लेकिन 25 स्क्वायर फीट यहाँ आ गया, 25 स्क्वायर फीट यहाँ आ गया, मतलब 5 इसकी लेंथ होगी, 5 इसकी लेंथ होगी। तो भाई ये लेंथ तो घट गई, इतनी इतनी तो घट गई। इस पर तो करना नहीं, मतलब अब दीवार इतने हिस्से पे खड़ी करनी है, दीवार इतने हिस्से पे खड़ी करनी है, तो कितनी साइड आ गई, 40। सिमिलरली इधर देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 40, यहाँ से लेके यहाँ तक 40, यहाँ से लेके यहाँ तक 40। ठीक है, तो अगर मैं अब इस दीवार का एरिया निकालूँ तो कितना होगा, कितना होगा भाई, 40 होगा उसका बेस, और उसकी हाइट कितनी होगी, 10 फीट, इज इंटू 10 इज इक्वल टू 400। एक दीवार का एरिया आ गया 400। टोटल कितनी दीवार बनानी है, चारों साइड, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आ गया, 1600। ठीक है, छत का क्षेत्रफल आ गया 2400, दीवारों का क्षेत्रफल आ गया 1600। 2400 प्लस 1600 कितना आ गया, 4000। ठीक है, आंसर क्या आ गया हमारा, 4000। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। एक बार समझ नहीं आया तो बैक करके फिर से देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से जमीन पर खड़ी एक कार का अवनमन कोण 30 डिग्री। यहाँ से खींच, ये 50 मीटर हो गया, यहाँ पर एक कार ऐसे ज़मीन पर खड़ी है, कितने डिग्री है एंगल, 30 डिग्री। कार के ठीक ऊपर खड़े कार के ठीक ऊपर खड़े एक गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री। एक कार के ऊपर एक गुब्बारा है, अब इसका उन्नयन कोण कितना हो गया, सेम बिंदु से 60 डिग्री। जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, आपको पता ही था, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर इधर 30 हो, इधर 60 हो, इधर 90 हो, तो क्या रेशियो होता है, 30 के सामने 1, 90 के सामने 2 और 60 के सामने √3। हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। आप देखेंगे अगर 30 के सामने 50 है तो ये 60 हो गया, 60 के सामने क्या हो जाएगा, 50√3। यहाँ से लेके यहाँ तक 50√3 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 50√3 हो जाएगा। ये 60 है तो ये तो 90 है ही, ये 90 है तो ये 30 हो जाएगा। अगर 30 के सामने 50√3 है तो 60 के सामने क्या होगा, 50√3 इंटू √3 मतलब 150। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 150, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 50। तो उसने क्या पूछा है, ज़मीन से गुब्बारे की ऊंचाई, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हाइट होगी, 150 और 50 200 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 आदमी एक खेत की कटाई 18 दिनों में कर सकते हैं। यदि लक्ष्य 30 दिनों में खेत की कटाई पूरी करना है, तो कितने दिनों के बाद 9 आदमियों को काम करना बंद कर देना चाहिए। ठीक, मान लिया 20 आदमी की एफिशिएंसी 20 है, हर एक आदमी की 1 है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 20 × 18 बराबर 360। ठीक है, यदि लक्ष्य 30 दिनों में खेत की कटाई पूरी करना है, तो कितने दिन बाद 9 आदमियों को काम करना बंद कर देना चाहिए। एक बात है, इसने पूछा कि 9 आदमियों को कितने दिन बाद काम करना बंद कर देना चाहिए। इसका मतलब 11 आदमी तो डेली काम करेंगे, 9 आदमी कभी बंद कर देंगे कुछ टाइम बाद, लेकिन 11 आदमी तो डेली काम करेंगे 30 दिन तक।
तो 11 आदमी 30 दिन तक कितना काम करेंगे, 330। तो शेष कितना काम बचा, 30। ये 30 पर क्यों बच गया, क्योंकि कुछ टाइम बाद 9 आदमी चले गए, ठीक है। जब अगर कुछ टाइम बाद 9 आदमी चले गए, उनकी वजह से 30 काम बच गया। अगर ये 9 आदमी नहीं जाते तो वो 11 आदमी तो लगातार काम कर ही रहे थे। तो इस 30 काम को कितने लोग मिलके करते, टोटल जितने लोग थे 20 के 20 लोग इस काम को मिलके करते। तो कितने दिन में हो जाता, 1.5 दिन में। जब 1.5 दिन का काम हो जाता, उसके बाद 9 आदमी चले जाते। अगर 9 आदमी चले जाते तो बाकी 11 की क्षमता से अपना 330 काम करते रहते, ठीक। आई बात समझ में। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका आंसर, 1.5 दिन। नेक्स्ट, क्रमित युग्म एक्स वाई की संख्या कितनी है जहां एक्स वाई ऐसे धनात्मक पूर्णांक है जिससे 8 अंकों की संख्या ये 11 से विभाजित है। अब 11 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, ओड 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 प्लेस पर रखिए डिजिट का सम, और इवन 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 प्लेस पर रखिए डिजिट का सम। जोड़ के अगर मैं डिफरेंस ले लूँ तो वो डिफरेंस या तो 11 से डिवाइड होना चाहिए, वो डिफाइंड 11 से डिवाइड होना चाहिए, या फिर डिफरेंस वो 0 होना चाहिए, ठीक। तो ऐसे सवाल को करने के लिए क्या करना है, एक एक करके दोनों डिजिट अलग अलग लिखो। 74x8 9 3 5y। अब इसको जोड़ लो, 9 7 16, 16 और 5 21, 21 प्लस एक्स, 8 4 12 और 3 15, 15 प्लस वाई, ठीक है। पहले क्या करते हैं, पहले इनका डिफरेंस कर लेते हैं 11, 11 का। कैसे करेंगे 11 का डिफरेंस, अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा, 16। मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 11 का डिफरेंस करने के लिए, यहाँ पे मुझे 27 बनाना पड़ेगा। मतलब मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ, ठीक। एक्स की वैल्यू मैंने ले ली 6, तो 21 और 6 27, 15 और 1 16। तो 27 में 16 का 11 का डिफरेंस। यहाँ पे 2 लूँगा तो 7 लेना पड़ेगा, 3 लूँगा तो 8 लेना पड़ूंगा, 4 लूँगा तो 9 लेना पड़ेगा इधर, ठीक। 5 लूँगा तो यहाँ 10 लेना पड़ेगा, लेकिन 10 थोड़ी लेना, मुझे तो एक ही डिजिट की संख्या लेनी है। तो इधर से क्या आई, 4 पॉसिबिलिटी आई। अगर मैं इनका डिफरेंस 11 करना चाहूँ, अगर मैं इनका डिफरेंस 0 करना चाहूँ तो क्या करूँ, 21 प्लस एक्स की जगह 1 ले लूँ। कितना, अगर एक्स की जगह 1 ले लूँगा तो कितना हो गया, 21 और 1 22। तो 15 प्लस 22 को मुझे 22 बनाना पड़ेगा, तो कितना लेना पड़ेगा 22 की जगह 7। 15 प्लस 7, यहाँ 7 लूँगा तो यहाँ 1 लेना पड़ेगा, यहाँ 2 लूँगा तो यहाँ 8 लेना पड़ेगा, यहाँ 3 लूँगा तो यहाँ पे 9 लेना पड़ेगा, ठीक। 9 से आगे नहीं ले सकता, फिर 2 डिजिट की संख्याएँ शुरू हो जाएंगी। तो ओवरऑल कितने केस बने, 1 2 3 4 5 6 7, ओवरऑल 7 केस बने। मतलब ऐसा 7 बार हो सकता है जिससे ये वाली 8 अंकों की संख्या 11 से डिवाइड हो जाए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंक्वाकार पात्र जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, मतलब इस शंकु की यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, हाइट हो गई 16। पानी से पूर्ण रूप से भरा हुआ है, उसमें एक गोला डुबोया जाता है। गोले का आकार ऐसा है कि जब वह शंकु की भुजाओं को छूता है तो वह उसमें पूरी तरह डूब जाता है। बहकर बाहर निकले पानी के आयतन और शंकु में बचे पानी के आयतन का अनुपात कितना है। तो ये हो गया शंकु, कुछ इस तरह से होता है तरबूज। ये हो गया इसमें जो गोला डुबोया है, ठीक है। तो इसको ऐसे बना सकता हूँ मैं, बेटर समझ में आएगा। ये हो गया तरबूज, ये हो गया गोला। ऐसे शंकु के बीच में गोला रखा हुआ है। ये कितना दिया है 16, ये कितना दिया है 12, ठीक। तो ये 16 12, ये कितना हो जाएगा 20, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये ट्रिपलेट होती है 3 4 5 की। 12 16 20, ये 20 हो गया तो ये 20 हो गया। अब ये इस त्रिभुज का क्या हो गया, इन सर्किल। इन सर्किल की रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू ए अपॉन एस, जहाँ ए है एरिया और एस है सेमी पेरीमीटर। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 12 इधर है और 12 यहाँ से यहाँ तक होगा। टोटल बेस कितना हो गया 24, हाइट कितनी होगी 16, ये आ गया 16। 2 से 16 गया 8 बार, 24 अट्ठे 192। तो ए की वैल्यू आ गई 192। एस क्या है सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर कैसे आया,
इसके तीनों भुजाओं को जोड़ दे तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 20, 20 40, 40 और 24 50 60 64, 64 का आधा कर दे तो 32। ठीक है, 32 होता है सेमी पेरीमीटर। अब ये इससे कितनी बार गया, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 8 से 48 6 बार। तो रेडियस आ गई 6। किसकी रेडियस आ गई, गोले की। ठीक, ये बात समझ में आई। यहाँ से हमें पता चल गया गोले की रेडियस आई 6। अब उसने आगे क्या पूछा है, उसने आगे पूछा है कि बहकर निकले पानी का आयतन। बहकर पानी उतना ही निकला होगा जितना गोले का आयतन होगा। ठीक, और शंकु में बचे पानी के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले हम ऐसा करते हैं, पहले हम गोले की और शंकु के आयतन का अनुपात निकाल लेते हैं। गोले का आयतन अब कितना होगा, 4/3 पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 1/3 पाई इंटू 12 इंटू 12 इंटू 16। ठीक, अगर हम ये रेशो निकाल ले तो ये कट गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, इस 4 से ये 4 कट गया, ये हो गया 3, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, मतलब 3/8 क्या हो गया, ये हो गया स्फेयर का और ये हो गया कोन का वॉल्यूम का रेशियो। अब उसने क्या बोला, बाहर निकले पानी का आयतन, तो जितना स्फेयर का वॉल्यूम होगा उतना बाहर निकला होगा। शंकु में बचे पानी का आयतन, शंकु की टोटल कैपेसिटी कितनी है 8, 8 में से 3 निकल गया तो बचा कितना 5, तो रेशियो क्या आ गया 3:5। ठीक, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री का मिक्स कॉन्सेप्ट था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, एक रोड रोलर की त्रिज्या 1 मीटर है, इसकी लंबाई 21 × 22 मीटर है। जब इसे मैदान पर घुमाया जाता है तो पूरे मैदान को समतल करने में 600 बार घुमाना पड़ता है। हालांकि यह पाया गया कि मैदान के 10% हिस्से पर रोलर 2 बार घुमाया गया। मैदान का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे भाई, रोलर रोलर क्या है, एक तरह से रोलर ऐसे ही तो होता है, इस तरह से थोड़ा सा। ऐसे क्या होता है हमारा, ऐसे होता है बेलन, बिल्कुल। तो रोलर जितना एरिया एक चक्कर में कवर करेगा तो वो क्या बेलन का वक्र पृष्ठ नहीं होगा चारों तरफ से घूम के, बिल्कुल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। ठीक है, तो 2 × 22/7, रेडियस कितनी है 1, हाइट कितनी है 21/22, 7 से 21 गए 3 बार, 22 से गए 22, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ गया 6। क्या बोला उसने, कितनी बार घुमाया इसको 600 बार, तो टोटल एरिया कितना कवर किया उसने 6 × 600। लेकिन उसने 10% हिस्से पर रोलर 2 बार घुमा दिया गलती से। ठीक है, 10% हिस्से पर उसने रोलर गलती से 2 बार घुमा दिया, मतलब एरिया तो 10 था लेकिन उसने इसको गलती से क्या कर दिया 11 कर दिया, क्योंकि उसने एक 10% हिस्से पर या 1/10 पर दोबारा घुमा दिया। तो ये जो टोटल एरिया निकला है ना, ये 11 हिस्सों का निकला है। हमें तो मैदान का एरिया बताना है, मैदान का एरिया कितना होगा 10 हिस्से, तो उसको सोल्व कर दें, 6×36,000 डिवाइड बाई 11, 11 तिया 33, 3 0, 11 दूनी 22, 8 0, 11 सत्ते 77। क्या हमें यहाँ से आंसर मिल रहा है 327, 327। हाँ, एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है 327 से, तो आंसर ऑप्शन सी। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समांतर चतुर्भुज में इसकी दो आसन समांतर भुजाओं की लंबाई 11.9 सेमी है और ए सेंटीमीटर है, जहाँ ए छोटी भुजा है। यदि दो बड़ी और छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 3.9 और 5.1 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। कैसा होता है समांतर चतुर्भुज, ये ऐसे खींचा, ये ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, कुछ इस तरह से होता है समांतर चतुर्भुज। मतलब ये इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी। क्या बोला उसने 11.9, ये होगी 11.9, और ए, जहाँ ए छोटी भुजा है तो ए छोटी हो गई, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है 11.9। यदि दो बड़ी भुजाओं
और छोटी भुजाओं के बीच लंबवत दूरी 3.9 है। बड़ी भुजाओं के बीच लंबवत दूरी ये हो गई 3.9, छोटी भुजाओं के बीच लंबवत दूरी ऐसे हो गया ये लंबवत दूरी 5.1। तो चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। मैं आपसे पूछूं समांतर चतुर्भुज के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं इस साइड से देखूं बेस कितना है 11.9 इंटू इस साइड से हाइट कितनी है 3.9 बराबर, अगर इस साइड से देखूं बेस कितना है ए, और अगर इस साइड से हाइट देखूं तो कितनी है 5. ठीक, ये कट जाएगा 17 से, 17 × 51, 17×7 = 119। ठीक, यह इससे 3.9 कट गया 1.3 बार, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 9.1। ठीक, इतनी बात समझ में आई? ठीक, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 9.1। 9.1 क्या पूछा है? समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप कितना होगा 11 और 9 20, 0.9 और 0.1 1 हो गया, 20 और 1 21। सेम इधर से भी यही आ जाएगा 21 × 2 बराबर 42। ये आ गया आपका पेरीमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है। अगर आपसे क्या पूछा है, आपको कोऑर्डिनेट दे दिए, ठीक, आधे हिस्से पर फूल लगाना चाहता है तो फूलों से कितना क्षेत्र ढका होना चाहिए। कुछ नहीं पूछा है, एरिया का आधा पूछ लिया, हमें पूरा एरिया निकालना आता है, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था 2 3 8 11 14 7। वापस से रिपीट कर दो 2 3। कैसे निकालेंगे? पहले लिखेंगे 1/2, 1/2, इससे इसका मल्टीप्लाई 22, इससे इसका प्लस 56, इससे इसका प्लस 42, माइनस इससे इसका 24, इससे इसका 14 × 11 140, प्लस 11 154, प्लस इससे इसका 7 दूनी 14। ठीक, 1/2 इंटू 56 और 42, 6 2 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1 5 4 9 1 10 और 2 12 120, माइनस 4 4 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1 15 2 17 1 18 और 1 19। ठीक, अभी क्या होगा माइनस में आएगा आंसर, कोई बात नहीं, हम लिखेंगे उसको प्लस में। 120 192 में से 120 गए कितना आया 72, तो 2 से 72 गया कितना आया 36। लेकिन उसने क्या बोला था त्रिभुजाकार क्षेत्र के ठीक आधे हिस्से पर फूल लगाना है, तो 36 का आधा कितना होगा 18। तो क्या आ गया आंसर हमारा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए अकेले एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, बी 9 घंटे में भर सकता है और सी भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। ए बी सी, मान लिया टोटल वर्क 36 है। कितना हो गया 6 छंग 36, 9 चौक 36 और 12 दिया 36 हो गया। यदि तीनों पाइप को शुरू में खोल दिया जाए और 1.5 घंटे बाद पाइप सी में रिसाव का पता चले और उसे तुरंत बंद कर दिया जाए, तथा यदि 1.5 घंटे में सी द्वारा पाइप सी द्वारा किया गया कार्य प्रारंभिक 1.5 घंटे में तीनों पाइप द्वारा किए गए कार्य का x/7% है, तो x के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? यह आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। आप देखेंगे कि पाइप सी 1.5 घंटे में कितना काम करता है, सी इंटू 1/5 1.5, 3 इंटू 1.5 ये किया सी ने कहा। अब उसने क्या बोला, यदि 1.5 घंटे के दौरान सी द्वारा किया गया कार्य 1.5 घंटे के दौरान तीनों पाइपों द्वारा किए गए कार्य का, तो 1.5 घंटे में तीनों पाइप कितना काम करेंगे भाई 6 4 10। अब ये खाली करने वाला तो इसको घटा देंगे, 10 में से 3 गए 7, इन 7 पाइप ने 1.5 घंटे में कितना काम किया। ठीक है, ओवरऑल ये कितना परसेंट हो गया, और ये जो परसेंट है किसके बराबर है x/7 के। ठीक, 1.5 से 1.5 काट देंगे, इस 7 से ये 7 गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 300। उसने पूछा है x के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 300 का फैक्टर कर लें,
3 × 2 इंटू 5 की पावर 2। टोटल गुणनखंड निकालने हो तो क्या करते हैं, पावर में +1 करके, इसकी पावर 1 होगी, पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे एक पावर है, इसका 2 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 पावर है तो 3 हो जाएगी। 3 3 9 दूनी 18। ये आ गया आपका आंसर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खोखले बेलनाकार पाइप का बाह्य और आंतरिक व्यास क्रमशः 6 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 21 है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल पीछे भी किया था, फिर से आ गया, ठीक है फिर से करेंगे। क्या लगाएंगे फॉर्मूला, 2πr+r/h+2πr² तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं, ऊपर से ऑप्शन भी पाई में दे रखे हैं। तो 2π इंटू, ये क्या है, व्यास है, ठीक, तो व्यास का आधा होती है रेडियस, ये कितनी हो गई 5 और 3 8, 8 इंटू लंबाई कितनी है 21 प्लस 2π इंटू r² - r², 25 माइनस इसका आधा 9, 16 आ गया, 16, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 एकम 16, यहाँ से लगाइए, 16 दूनी 32 और 1 33, पाई प्लस 16 दूनी 32 पाई, जोड़ दे इसको, 6 2 8, 33 और 3 36, 368 पाई। ये आ गया हमारा आंसर, नंबर डी। नेक्स्ट। एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के अनुरूप चल रहे दो व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। पहला व्यक्ति 7.2 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है और दूसरा व्यक्ति 14.4 किलोमीटर पर आवर की चाल से। रेलगाड़ी पहले व्यक्ति को पार करने में 29.9 सेकंड और दूसरे व्यक्ति को पार करने में 43.7 सेकंड का समय लेती है, यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में ही चल रहे हैं। इस तरह से ये दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में चल रहे हैं, ये चल रहा है भाई 7.2 की स्पीड से, ये चल रहा है 14.4 की स्पीड से, तभी तो आ गया ये। रेलगाड़ी भी सेम डायरेक्शन में चलेगी, ये भी सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, इन दोनों इनका डिफरेंस ही होगी, क्योंकि भाई दोनों सेम ही साइड में जा रहे हैं ना, तो ये भी आगे चल रहा है, रेलगाड़ी भी आगे चल रही है, ठीक। तो इसलिए हम रिलेटिव स्पीड को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो इसने क्या पूछा है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। अब इस सवाल को करने का बेसिक मेथड क्या है, 7.2 की स्पीड है, पहले मैं देखूंगा 7.2 की स्पीड से 29.9 सेकंड में कितनी दूर जाएगा, फिर 14.4 की स्पीड से 43.7 सेकंड में कितनी दूर जाएगा, फिर उन दोनों दूरी का डिफरेंस लूँगा, फिर उस डिफरेंस को इस टाइम के डिफरेंस से डिवाइड करूँगा, तो स्पीड आ जाएगी, फिर मैं उस स्पीड को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करूँगा, ठीक। वैसे भी डेटा मुश्किल है, ये दिया हुआ पॉइंट में डेटा दिया हुआ, तो वो करना काफ़ी चैलेंजिंग होगा, इतना आसान नहीं होगा, लेकिन आसान कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। आपको पता है अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड का जो उल्टा रेशियो होता है वो टाइम का होता है। मतलब अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो अगर स्पीड 1 से 2 होगी तो जो लगने वाला टाइम होगा वो क्या 2 से 1 होगा, बिल्कुल होगा। अब इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे क्या यूज है बता देता हूँ। मान लो टाइम पहले कितना लगा 29.9, बाद में कितना लगा 43.7, ठीक। क्या रेशो बना इनका, अगर मैं 23 से काट दूँ इसको तो 23 से कम 23, 23 दिया 69, 23 से कम 23, 23 नवा 207 कट रहा है, तो स्पीड का रेशो क्या हो गया 19:13। अब ये 19:13 ये स्पीड का रेशियो नहीं आया, ये आया है रिलेटिव स्पीड का रेशियो। रिलेटिव स्पीड मतलब ये जो 29.9 टाइम लगा, ये टाइम कब लगा, जब आदमी भी जा रहा था और ट्रेन भी चल रही थी, तो ये एक तरह से रिलेटिव टाइम था। 43.7 क्या है, ये भी तो वही है, पहले आदमी भी चल रहा है उसी दिशा में और ट्रेन भी आ रही है पीछे से उस दिशा में, तभी तो उसका 43.7 का टाइम लगा सेकंड का। तो ये भी तो एक तरह से टाइम का रेशियो है, रिलेटिव टाइम का रेशियो है। तो इसका उल्टा जो आया ना रिलेटिव स्पीड का रेशियो आया, मतलब एक तरह से ये किस चीज़ का रेशियो है, ट्रेन की स्पीड माइनस आदमी की स्पीड। ये भी क्या है, ट्रेन की स्पीड माइनस दूसरे आदमी की स्पीड। तो आपको दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिखी, ट्रेन की स्पीड, ठीक है।
जब ट्रेन में इसकी स्पीड में से पहले आदमी की स्पीड घटा दी तब ये आएगा, जब ट्रेन की स्पीड में से दूसरे आदमी की स्पीड घटा दी तब ये आएगा। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूँ तो क्या आएगा, 6 यूनिट। अब ये 6 यूनिट क्या डिफरेंस होगा, भाई ट्रेन की स्पीड तो दोनों तरफ कॉमन ही थी, तो ये होगा कि जो उन आदमियों की स्पीड में जो डिफरेंस था वही 6 यूनिट के बराबर होगा। तो उन दोनों की स्पीड में क्या डिफरेंस था, 144 में से 72 गए 7.2, 1 यूनिट बराबर 1.2, 19 यूनिट बराबर 19 दूनी 38, 19 20 21 22, 22.8। ये 22.8 आ गई ट्रेन की स्पीड माइनस आदमी की स्पीड, ठीक है, रिलेटिव स्पीड। लेकिन उसने हमने क्या पूछा है कि रेलगाड़ी की स्पीड बताओ, लेकिन ये हमारे पास आई है रेलगाड़ी की स्पीड माइनस आदमी की स्पीड, इसको बोलेंगे रिलेटिव स्पीड। तो रेलगाड़ी की स्पीड कितनी होगी, भाई इसमें से जितना कम है उसको जोड़ दो। अभी 22.8 में कितना कम है, कहाँ से उठाया हमने, 19 यूनिट के सामने से उठाया। 19 यूनिट के सामने क्या है, 29.9। 29.9 सेकेंड कौन लेता है, 7.2 वाला। इसको में हम 7.2 जोड़ दें, 8 और 10, 5 7 29 और 30, पॉइंट का आ गया पॉइंट। तो क्या आंसर आया हमारा, 13 किलोमीटर पर आवर। ठीक, हम चाहते तो यहाँ से 1 यूनिट 1.2 था, तो 13 यूनिट का वैल्यू निकालते, 15.6 आ जाता। उसमें फिर हम क्या जोड़ते, 14.4 जोड़ते, आता यहाँ से भी 13 ही। ठीक, आप चाहे ऐसे कर सकते थे, चाहे ऐसे कर सकते थे। इस तरह के सवाल को करने का ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, सबसे आसान है और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है। ठीक, अगर डेटा मुश्किल दिया हो तो आप इस मेथड से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस बेलन की ऊंचाई 12 और त्रिज्या r है। ठीक, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को पिघलाकर शंकु के आकार में ढाला गया है। एक शंकु की त्रिज्या 3 और ऊंचाई 4 सेमी है, दूसरे शंकु की त्रिज्या 6 और ऊंचाई 8 सेमी है। यदि मूल बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों शंकुओं के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों के योग का अनुपात 4:1 है, तो 2r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2r का मान ज्ञात करना है। आप देखेंगे कि ये जो पहला वाला शंकु है इसकी रेडियस कितनी है, r3, हाइट कितनी है 4, तो आप l डायरेक्ट निकाल देंगे, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, मतलब 5। दूसरे वाले शंकु की रेडियस कितनी है 6, हाइट कितनी है 8, इसका l कितना आ जाएगा, 6 और 8 का कितना होगा, ठीक दुगना ही तो है, ये आ गया 10। ठीक है, इसने क्या पूछा है, मूल बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों शंकुओं के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग का अनुपात। मूल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2 पाई r, h कितना है 12 अपॉन दोनों शंकुओं के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr_l प्लस πr_l बराबर 4/1। इसको सोल्व कर लें अब, 12 दूनी 24, πr/, पाई का पाई कॉमन ले लिया मैंने, पाई r/l कितना हो गया, ये हो गया r, ये l, 5×15 प्लस ये हो गया r, ये l, 10×7 इज इक्वल टू 4/1। पाई से पाई गया, 4 से 24 गया 6 बार, 6r कितना हो गया, 60 और 15 75, ये हो गया 75। 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 से गया 25, तो 2r कितना आ गया हमारा 25। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, 2r की वैल्यू आ गई 25। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी। किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आया या किसी कॉन्सेप्ट में कोई अगर आपको डाउट आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की क्लास थोड़ी सी हैवी थी क्योंकि मैंने मोस्ट मीडियम टू हार्ड लेवल क्वेश्चन उठाए थे जो आपको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर लगा कर जाने चाहिए।
और इस बात की गारंटी है कि आपने आज की क्लास में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा जो आप इजी क्वेश्चन लगाकर तो कभी नहीं सीख सकते थे। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले ऐसे क्वेश्चन करना भी थोड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ नहीं पता कल के दिन आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन फंस जाए तब। अब आपको पहले से ही ऐसे क्वेश्चन करने की आदत होनी चाहिए। इसलिए आप आज आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैंने कराए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी के लिए, आरआरबी ग्रुप डी का जो अगला एग्ज़ाम है उसके लिए, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।